Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के लाइव सेशन में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स ली थी इस साल के आरबीआई ग्रेड बी 2022 के एग्ज़ाम से। और आज के सेशन हमारा पार्ट 2 का सेशन है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है वो कल के सेशन में रह गया था। तो अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो आप टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल पर जाकर रीजनिंग मेमोरी बेस्ड पेपर जो 2022 में आया था उसका हमने पार्ट 1 का डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको लोग मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि वेटेज की बात करें तो 60 मार्क्स का हमारा रीजनिंग सेक्शन आता है। और पास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो 4-5 सालों में किसी भी साल 50% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई। कट ऑफ हमेशा 12-15 या फिर 20 के आसपास जाती है। सो बहुत स्मार्ट तरीके से आपको रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। और कल की वीडियो में यानी पार्ट 1 के डिस्कशन में मैंने आपको यही समझाया था। आज हमारा पार्ट 2 का डिस्कशन है क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी 2023। और जब भी हम अगले साल के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होते हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें और समझें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक आरबीआई ग्रेड बी फेस 1 2022 जो 28 मई को हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि iexambee.com पर विज़िट कीजिए, आरबीआई ग्रेड बी प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट कीजिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2023, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको बताएंगे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, कितनी मेहनत की ज़रूरत है, किस टाइप का पेपर आरबीआई हर साल पूछता है। तो यहाँ पर हमने 2015 से लेकर 2016, 17, 18, 19, 20 में पेपर आपका हुआ नहीं था और 2021 का भी मेमोरी पेपर हमने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। तो ये सारे पेपर फ्रीली अवेलेबल हैं। इट जस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दोज पेपर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो वेबसाइट पे जाइए और इनको अटेम्प्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उसमें आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आई एग्ज़ाम बी विल बी स्टार्टिंग इट्स न्यू बैच फ्रॉम 16 जून, जिसका इंट्रो क्लास मिस्टर सुशील रगाड़े लेंगे। तो आइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अभी फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है। इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड B40 in order to avail this particular offer। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था जहां पर आपको न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कहा था। इस साल के एग्ज़ाम की बात करें तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिला था न्यू पैटर्न कोडिंग एंड डिकोडिंग से, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक वर्ड को एक सिंबल में, एक लेटर में और एक नंबर में कोड किया गया है। इस साल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इट जस्ट यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और आपको उसके आंसर देने थे। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इस क्वेश्चन को समझिए। इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं उन चीज़ों को समझ के लॉजिक फाइंड आउट करके आपको इवॉल्व का कोड निकालना है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि ये न्यू पैटर्न कोडिंग एंड डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ पर आपको हर एक लेटर का, हर एक सिंबल का और हर एक नंबर के पीछे जो लॉजिक यूज़ हुआ है उसको फाइंड आउट करना है। मान लो आपके पास ये वर्ड है गाइडलाइंस, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि पहला आपका लेटर गाइडलाइंस में जी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 7 है। और s की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर s की वैल्यू आपकी हो जाती है 19। इन दोनों का आप एडिशन करो, आपको क्या मिलेगा 26। 26 यहाँ पर दे रखा है।
राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो नंबर का कोड हमें मिल गया है। उसी तरीके से सी और जी की वैल्यू की बात करो तो सी की वैल्यू होती है 3 और जी की वैल्यू आपकी क्या होती है 7। तो 7 और 3 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं स्टैंड्स की बात करूं तो s की वैल्यू होती है 19 और इधर भी आपको s9 दे रखा है जिसकी वैल्यू 19 होती है। तो 19 प्लस 19 करोगे तो आपको 38 मिल जाएगा। तो ये भी हमारा इस कोड में प्रेजेंट है। उसी तरीके से अमालगम आपका नेक्स्ट वर्ड है। यहाँ पर a की वैल्यू होगी 1 और m की वैल्यू है 13। तो यहाँ पर 1 प्लस 13 करोगे तो आपको 14 मिलेगा, राइट। तो नंबर का जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। आप कह सकते हो कि फर्स्ट लेटर और जो लास्ट लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है वो आपका नंबर का लॉजिक है। तो अगर मैं इवॉल्व की बात करूं तो यहाँ पर डबल ई है जिनकी प्लेस वैल्यू 5 और 5 होती है। तो 5 और 5 को आप प्लस करोगे तो नंबर आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको पता है आपका मिडल लेटर क्या दे रखा है। यहाँ पर मिडल जो है आपका एक लेटर है। अगर मैं इसकी बात करूँ गाइडलाइंस में आपको पता था कोड ये आपका निकला था 26 से। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट वैल्यू यानी जी और एस को देखो तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 7 और 19 दोनों का एडिशन किया हमें मिला 26। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 13 और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है m की, राइट। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोलिंग में आपका c और g था। यहाँ पर c की वैल्यू थी 3, यहाँ पर थी 7, दोनों का एडिशन किया 10 और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 5 और 5 आपको बीच में दे रखा है। 5 किसके इक्वल होता है आपका e के। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट लेटर का ही यूज़ करना है आपको लेटर के कोड में, यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर की जो वैल्यू है उनका आपको सम करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। अगर मैं इवॉल्व की बात करूं तो यहाँ पर 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा और जब 10 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपको मिलेगा 5 विच इज़ इक्वल टू ई। तो आपका नंबर का कोड आ गया, लेटर का कोड आ गया। और अगर आप सिंबल की बात करो तो यहाँ पर 2 तरीके के सिंबल यूज़ हुए हैं, आपका एट द रेट और एंड साइन, राइट। तो आपको ये देखना है। अब कंट्रोलिंग का आपको पता है कोड ये था और यहाँ पर एंड साइन यूज़ हुआ है और कंट्रोलिंग में जो सेकंड लेटर है वो वॉवल है। अगर आपका सेकंड लेटर वॉवल है तो एंड यूज़ होगा और अगर सेकंड लेटर कॉन्सोनेंट है तो एट द रेट यूज़ होगा। इवॉल्व में आप देख सकते हो कि सेकंड लेटर आपका कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर एट द रेट यूज़ होगा। तो इवॉल्व का कोड क्या हो जाएगा एट द रेट ई और 10। तो इसी लॉजिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। माइट बी दिस क्वेश्चन इज़ लाइक न्यू फॉर समवन और जो कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इस क्वेश्चन के कोड को सीख लिया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। उसी तरीके से मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि इस साल के एग्ज़ाम में एनालिटिकल रीजनिंग से 8 क्वेश्चन आए थे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके ये सभी टॉपिक्स जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हर एक टॉपिक के बारे में दे देता हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करें आपको थोड़ा सा आइडिया हो। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे लाइव सेशन एनालिटिकल रीजनिंग्स पे लिए हैं। तो आप जाकर आई एग्ज़ाम भी यूट्यूब चैनल और टारगेट RBI चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन सेशंस को देख सकते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की बात करूं, अब अजम्पशन का बेसिक सा मतलब होता है एज्यूम करना या फॉर ग्रांटेड लेना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज्यूम करना या फॉर ग्रांटेड लेना। अब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऑथर या आप भी कोई स्टेटमेंट रिलीज़ करते हो तो कुछ ना कुछ एज्यूम करते हो या फॉर ग्रांटेड लेते हो तभी उस स्टेटमेंट को आप रिलीज़ करते हो।
मान लो फ्लिपकार्ट के ओनर ने सेल लगाने का सोचा। अब उसके मन में दो चीज़ें आई होंगी, या तो वह रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहता होगा तभी वो सेल लगाने का सोच रहा है, या फिर जो उसका स्टॉक पड़ा है उसको क्लियर करना चाहता होगा। तो स्टेटमेंट से पहले कोई भी जो चीज़ होती है उसको हम अजम्पशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी लाइव सेशन का इवेंट क्रिएट करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि बच्चे उस इवेंट को देखेंगे और लाइव सेशन अटेंड करेंगे। तो अजम्पशन इज जस्ट अबाउट एज्यूमिंग एनीथिंग, और किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना, उसको हम अजम्पशन कहते हैं। और ये हमेशा स्टेटमेंट से जो पहली सोच है उस पे आएगा, मतलब स्टेटमेंट से पहले जो आपने सोचा होगा वो चीज़ आपकी अजम्पशन कहलाएगी। उसी तरीके से कंक्लूजन और इन्फ्रेंस की बात करें तो दोनों एक ही कैटेगरी में लाई करते हैं। आप गूगल पे जाके इन्फ्रेंस का मतलब देखोगे तो इसका मतलब भी होता है टू कंक्लूड, राइट। तो कंक्लूजन एक आउटकम भी हो सकता है, इन्फ्रेंस इज ऑल्सो एन आउटकम। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही लॉजिक निकाल के आपको आंसर निकालना है। तो स्टेटमेंट के आधार पर जो भी आपका आउटपुट आएगा या जो भी आपका आउटकम आएगा वो कंक्लूजन या इन्फ्रेंस कहलाएगा। अब अजम्पशन, और आपका पहले अजम्पशन आता है, फिर आपकी स्टेटमेंट आती है, और फिर आपका आउटपुट आता है, या आप कह सकते हो कि कंक्लूजन आता है, जिसको आप इन्फ्रेंस भी कहते हो, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपकी स्टेटमेंट के बाद आती हैं, और ये अजम्पशन स्टेटमेंट की पहले आती है। तो इस सोच के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी तरीके से अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स की बात करूं, अब आर्ग्यूमेंट का बेसिक सा मतलब है टू आर्ग्यू, राइट। आर्ग्यू करना, आप बहस करते हो अपनी नॉर्मल लाइफ में, कोई भी किसी से भी बात हो रही है तो बहस होना एक नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। बहस करते टाइम आप कुछ पॉइंट्स रखते हो, वो पॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं, राइट। आप कुछ भी बहस कर रहे हो, अपनी बातों को आगे रख रहे हो, चाहे आप उस आर्ग्यूमेंट के फेवर में बहस कर रहे हो या उसके अगेंस्ट बहस कर रहे हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो आपने तर्क रखे हैं वो अगर आपने स्ट्रॉन्ग रखे हैं तो आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कहलाए जाएंगे, और अगर आपने जो तर्क रखे हैं वो वीक हैं तो वो वीक आर्ग्यूमेंट कहलाए जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, यानी कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी है तो आपका जनरल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे। कॉज एंड इफेक्ट में स्टूडेंट्स ये होता है कि जैसे आप लाइट ऑन करते हो या स्विच ऑन करते हो तो लाइट शुरू हो जाती है। तो कॉज एंड इफेक्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कौन सी कॉज में आएगी और कौन सी इफेक्ट में आएगी। तो इस साल 8 क्वेश्चन थे एनालिटिकल रीजनिंग से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आपको जो अजम्पशंस दे रखी हैं देन उनको ट्राई कीजिए। तो पैसेज में आपको दे रखा है कि टेसा बम वॉज द मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन एवर क्रिएटेड, tested on 30th October 1961 as an experimental verification of calculation principles and multi-stage thermonuclear weapon designs. It also remains the most powerful human-made explosive ever detonated. अगर हम पैसेज को समझें तो पैसेज given above informs us about the most powerful bomb made by the humans ever, right? It also tell about the history associated with it. Therefore, from this information you have to find whether can you assume the given option, right? So first option is till date there is no other bomb powerful as Tsar bomb, right? See, we can clearly assume that till now no other bomb was powerful as Tsar bomb, क्योंकि यहाँ पर पैसेज में ऑलरेडी ही दे रखा है आपको
तो you can assume this particular assumption has assumption number 1 is implicit, right? अब second आपको दे रखा है कि Tessar bomb was made in China, right? So in the above passage there is no information about the place where this bomb was made. Therefore we cannot assume that this bomb was made in China. आपको जो स्टेटमेंट में दे रखा है आपको उसी की टेरिटरी में अजम्पशन को सोचना है, अपनी तरफ से कुछ आपको एक्स्ट्रा एज्यूम नहीं करना. एंड अगर आप लास्ट स्टेटमेंट में जाओगे, राइट, इसमें लिखा है टेसार बम वॉज फर्स्ट टेस्टेड इन 1961 और यहाँ पर भी 1961 आपको क्लियरली मेंशन है, बट द लास्ट ऑप्शन इज द रीस्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट विच इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन द पैसेज, राइट. तो जब भी रीस्टेटमेंट होगा आपका जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, राइट. हमेशा ध्यान दीजिए, रीस्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट विच इज़ ऑलरेडी mentioned in the passage cannot be considered as the implicit assumption for any kind of passage. Restatement को हमेशा आपको गलत मार्क करना है और बाकी चीज़ें आपको स्टेटमेंट की टेरिटरी में रह के ही सोचनी पड़ेंगी. So the correct answer for this particular passage is assumption number 1. Now second passage is given to you. ट्राई टू रीड दिस पर्टिकुलर पैसेज और इस पैसेज के बेसिस पे आपको सही अजम्पशन बताना है, राइट. सो लेट मी रीड द पैसेज फॉर यू. वाइल डायनासोर्स वर ancestrally bipedal, many extinct groups included quadruped series and some were able to shift between these stances. Elaborate display structures such as horns, crests are common to all dinosaur groups. And some extinct group develop skeletal modifications such as bony armor and spines. अगर हम पैसेज को ध्यान से पढ़ें, the passage above tell us about the dinosaurs and its different types that were present in the ancient times, right? Now you can read your assumption. First assumption is dinosaurs are very big creature, right? See, the passage above does not provide the information regarding the size of the dinosaur. Neither it provides the information regarding the eating habits of the dinosaur. So if we look at the assumption number 1 that dinosaurs are very big creatures, so it's a wrong assumption. And if we look at the assumption number 2 that dinosaur were carnivorous, it is also wrong. Now our second assumption is dinosaur have become extinct and there will not be any species of the dinosaur in the future. See students, there is no information that a dinosaur will not be present in the future. So from this passage we cannot assume that there will not be dinosaur species in the future. However, if you want to assume this, or if you say that dinosaurs are not present, but you cannot assume, right? You cannot assume outside the territory of the statement. You have to think in the statement, right? So from this passage we cannot assume that there will not be dinosaur species in the future. So this assumption is also wrong. Hence the correct answer is none of these. Now next question is from statement and argument. Now the question is, would setting up of international peace mission help to stop the ongoing issue? See, the statement is given to you and the author has asked that would the setting up of an international peace mission help to stop the ongoing issue. So first try to read this particular statement, right? So Kuwait has proposed setting up of an international protection mission for Palestinians. Right. A draft UN Security Council resolution presented by the Kuwait calls for the measure to guarantee the safety and the protection of Palestinian civilians in the occupied Palestinian territories and the Gaza Strips. Right. So a passage is given to you and the author has asked that would the setting up of an international peace mission help to stop the ongoing issue. Right. So first try to read the option. So first is saying yes, more than 100 Palestinians have been killed in the Israel firing in the last 2 months. See, from this we can understand that the most appropriate answer choice is option number 1.
right, as it deals with the outrage of the war, that the more than 100 Palestinians have been killed so far, so there is an urgent need to set up an international peace mission. So first argument is correct, right. Now second one is no, Kuwait has no role to play in the ongoing war and must not interfere. Right. See, second number option is irrelevant and the reason has already been stated above. Right. So you can read the reason from this particular statement. No, third option is no, Palestinians should be provided with safety within the territories only and a new mission will result in more mass killing. See, the statement number 3 is also vague and does not support the given statement. So only option number 1 is true. नाउ ट्राई टू रीड दी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इन अ फर्स्ट द सेंटर हैज़ रिवोक्ड द पासपोर्ट ऑफ 5 NRI on charges of abandoning their wives abroad shortly after the marriage or following disputes. Is the decision legitimate by the center? ठीक है, तो आपको ये बताना है क्या डिसीजन सेंटर ने सही लिया. अब पहला आर्ग्यूमेंट में दे रखा है येस दिस विल फोर्स NRI टू नॉट टू रिटर्न टू इंडिया एंड फेस ट्रायल एज दे हैड बीन evading arrest and not responding to the summon despite non-bailable warrants being issued against them. अब यहाँ पर लिखा हुआ है this will force NRI to not to return to India. अगर ऐसा करते हैं, अगर पासपोर्ट को रिवोक करते हैं तब तो उनको इंडिया वापस आना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर नॉट नहीं लिखा होता एंड ये लिखा होता दिस विल फोर्स NRI टू रिटर्न टू इंडिया एंड फेस ट्रायल, देन ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक होता. पर यहाँ पर नॉट मेंशन होने की वजह से ये आर्ग्यूमेंट गलत हो जाएगा. यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड आर्ग्यूमेंट में नो दिस विल इंक्रीज द केसेस ऑफ ट्रिपल तलाक. ट्रिपल तलाक पूरे स्टेटमेंट में कहीं मेंशन भी नहीं है, तो हम क्यों ही इस आर्ग्यूमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट की टेरिटरी में रहकर हमको सोचना है, अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करके हमें नहीं सोचना है, राइट. और तीसरा आर्ग्यूमेंट भी बेसलेस है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नो सच डिसीजन शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज दे इफेक्ट द इकॉनमी, राइट. तो इकॉनमी की बात कहाँ से आ गई, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोर्स ऑफ एक्शन पे. आप स्टेटमेंट पढ़िए एंड आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर वायबल कोर्स ऑफ एक्शन टू टैकल दी अबव प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दे रखी है, तो इसको ट्राई कीजिए एक बार पढ़ने का. द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड हैज़ been at the receiving end of the constant complaints from its employee about the HR department. The management is concerned that the poor HR management will likely spread to impact all levels of the company, causing issues such as employee conflict, poor team building, personal conflicts, and among any other issue. अब इसके क्या कोर्स ऑफ एक्शन सही हो सकते हैं, ये दो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं. हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट की कोर्स ऑफ एक्शन आपका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रिप्लेसिंग HR पर्सनल विद HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. देखो HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम कर देंगे, पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो HR पर्सनल के थ्रू ही हो सकते हैं. अगर आप सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दोगे तो HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो जाएगी, या पूरा सॉफ्टवेयर आपकी HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता, राइट. तो ये ठीक कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है. सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है, इन दोनों में से आपको बेटर चूज करना है, राइट. तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन आप पढ़िए. सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है डेवलप एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर HR विच इंक्लूड्स गाइडेंस ऑन द कंपनी इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट. तो ये बिल्कुल सही कोर्स ऑफ एक्शन है, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज. आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं. आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कोर्स ऑफ एक्शन ही बताना है आपको कि रिपोर्ट सजेस्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ द डेस्टिट्यूट विडोज, deserted women and physically challenged men and women in the villages of Gujarat and Rajasthan are facing unemployment issues. It has been observed that they have good handicraft and sewing skills.
अब आपको जो कोर्स ऑफ एक्शन दे रखे हैं वो ट्राई कीजिए पढ़ने की। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द गवर्नमेंट शुड मेक ऑल द पीपल रिच एंड स्टेबल। See, the option number one is not a correct course of action as it is practically not possible for the government to make everyone rich and stable। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है कोर्स ऑफ एक्शन में, और फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकल नहीं है। हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हाउसिंग टू ऑल, राइट। The option number 2 does not follow as the issue pointed out in the statement is not the lack of shelter। ठीक है, शेल्टर की बात ही नहीं हुई है, कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट से बाहर जा रहा है। और जैसा कि पहला ऑप्शन में पॉसिबल नहीं था गवर्नमेंट के लिए रिच एंड स्टेबल, तो सेकंड भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन आपको ढूंढना है, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस सच स्कीम विच विल प्रोवाइड अ फ्री सप्लाई ऑफ सोइंग मशीन्स टू द नीडी विद अ व्यू टू इंक्रीज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड पोटेंशियल। From the above information, we can determine that the next course of action will be helping those poor people who have the skill but do not have the job। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो हमने अभी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। कल की पार्ट 1 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन या फिर अदर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे। आज के डिस्कशन में हमने अपना कोडिंग डिकोडिंग का जो मैंने होमवर्क पजल दिया था कल आपको, और साथ ही साथ एनालिटिकल रीजनिंग जो 8 नंबर का आया था वो डिस्कस किया था। नाउ अब टाइम है आपको बताने का कि पजल किस तरीके के थे एंड पजल से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि 2022 यानी जो आपका 28 मई को पेपर हुआ है आरबीआई का, उसमें 25 क्वेश्चन आपके पजल से थे, राइट। तो इनका बाइफर्केशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था और यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरीके से फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल की बात करें तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस थे आपके। शेड्यूलिंग पजल से आपके 5 क्वेश्चन, बॉक्स बेस्ड पजल से 5 क्वेश्चन और ईयर बेस्ड पजल से 5 क्वेश्चन थे। मैं पूरी पजल को डिस्कस करूँगा अभी आपके सामने, ताकि आपको पता चल जाए कि किस लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप PYP का जो लिंक है, प्रीवियस ईयर पेपर का जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सारी पजल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और एक बार आइडिया ले लीजिए कि आरबीआई में किस लेवल के पजल आते हैं और आपको किस लेवल पर तैयारी करने की ज़रूरत है। So you have to study the following information and answer the questions given below. So directions have been given to you. You have to read the directions carefully. So 8 boxes from P to W were placed in a almirah of 8 shelves. The bottom shelf was numbered 1 and topmost shelf was number 8. Each of these boxes contain different amount of sugars and the amount is also given to you but not necessarily in the same order. Some more directions are given to you. Basis on that you have to solve this particular puzzle. My advice to all of you is to read all these directions carefully, right? And always start your question with the concrete information. And after that you have to link each statement and draw your table accordingly. So basis on your direction, I am drawing a vacant table which we will fill accordingly as per our directions. Now your box V was placed one of the even number shelf and contain 17 kg of sugar. So you can make a mental note that your box V is placed at even number shelves, either 2, 4, 6 and 8, and it contains 17 kg of sugar. So you can write it somewhere, because basis on this particular information I cannot fix the place of V. Now your box which was placed on 6th shelf contained 10 kg of sugar. So now this is the concrete information. I'm writing 10 over here.
that is at 6th number shelf. Now box Q was placed immediately below the box which contained 8 kg sugar and immediately above the box which contained 2 kg sugar. So this can also you write it somewhere that your box Q was placed immediately below the box which contained 8 kg sugar, right? And it is immediately above the box which contained 2 kg sugar. So you can write a small hint over here. Similarly for this V you can also write a small hint. Now box R was not the lightest, right? And box U was the heaviest. Now the heaviest among all is 25 kg. That means you must be having 25 kg weight, right? Now if you read these condition that there are 3 boxes between box U and box S, and box S was placed below the shelf on which U was placed, right? So there is a gap of 3 boxes between your U and S is placed below. Now T was immediately above the box which was the heaviest. Now the heaviest box is U having 25 kg weight. So T must be above U. So this is the concrete information we will have and we'll try to fix in this particular table. So if I can place T over here, that is 8th position, then U must be at 7th position, and accordingly there is a gap of 3 boxes between U and S, and your S will be at 3rd position, right? So you can place T either at 8th position, or if you place T at 7th position you cannot place it because your U is just below it and U is having 25 kg weight, but this place is already occupied by 10 kg. So you can place T over here, that is at 6th position. So if you place T at 6th position, then U must be at 5th position, right? And accordingly S would be at 1st position. So there will be 2 cases, either you place T at 8th position or you place T at 6th position. So accordingly I am drawing the 2 cases. So these are your 2 cases, where in first case T is placed at 6th position and in second case T is placed at 8th position. Now in the question it is given to you that box R was placed above the shelf on which box U was placed, right? Now your box R is above you. So if you look at the second number case, you have to like eliminate this case because this condition does not fit in your case number 2. And if you read further, your box R was placed above the shelf on which box U was placed, but not on the E1 number shelf, right? That means box R must be at odd number shelf and above U, and the only vacant slot as per this condition in case number 1 is 7th position. So I am writing R over here. Now box P contained 20 kg of sugar and was placed either at the top or the bottom shelf. Now as per my case number 1, box P can be fixed at the top position, right? Because the bottom position is already occupied by your S and it contained 20 kg of sugar. So I am writing 20 over here. Now if you read this particular hint that your box Q was immediately below the box which contained 8 kg of sugar and immediately above the box which contained 2 kg of sugar. Now as per this condition, you can place Q either at position number 3 or at position number 2. So accordingly I am forming the 2 cases wherein I am placing Q at second number position in my case number 1 and Q at third number position in my case number 2. So as per my case number 1, if Q is at
position number 2. So the box which contains 8 kg must be here and the box which contains 2 kg must be here. Accordingly, 8 and 2 are over here in your second case. Now if you read this condition that your box V was placed at one of the even number shelf and contain 17 kg of sugar. So you have to eliminate your case number 2 because you know that either V can be fixed over here, that is position number 2, or V can be fixed at position number 4. But both the positions are occupied by 2 and 8 and your box V contains 17 kg of sugar. So there is no slot for your 17 kg. However, if you look at your case number 1, you can easily place V at 4th position and write 17 over here. Right? So this case is valid and second case becomes invalid. Now the only space left is for W, that is at position number 3. So you can write W over here. Right. Now you know that box R was not the lightest. Here it is given that box R was not the lightest. If this is the condition, then you know that your Q was the lightest. So you can write 1 kg over here and box R will contain 5 kg. Now this is your arrangement. You can now answer any number of questions based on this particular arrangement. Now in first question it is given how many boxes were placed above the box which contain 25 kg of sugar. Now box U contain 25 kg of sugar and there are 3 boxes above your box U. So the correct answer for this particular question is option number D, that is 3. Now your second question is what amount of sugar was contained by box Q? So the correct answer is 1 kg, therefore option number B is correct. Now your third question is how many boxes were placed between the box which contained 5 kg sugar and the box which contained 1 kg sugar. So this is the box which contained 5 kg sugar and this is the box which contained 1 kg sugar. So you can count the number of boxes, that is 1, 2, 3 and 4. So 4 is the correct answer. So the answer for this question is more than 3. Now which of the following combination is correct? So you have to check the combination. So first option is 7R 8 kg, 7R 5 kg is as per our table, 1P 20 kg, 1 as 2 kg is as per our table, right? 2Q 1 kg, 2Q 1 kg is absolutely correct as per our table. So the correct answer is option number C. Now, 4 of the following 5 are alike in some way, hence form a group. Which of the following is the one that does not belong to the group? So, if you focus on your option, V contains 17 kg, right? Your Q contains 1 kg, R contains 5 kg, U contains 25 kg, and T contains 10 kg. So all the 4 are odd numbers and your last option T is even number, therefore option E is correct. स्टूडेंट्स आई होप कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लिंक पे जाएंगे और सारी पजल्स को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप RBI ग्रेड बी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा न्यू बैच जो है वो 16 जून से स्टार्ट हो रहा है एंड अभी इस बैच में हम फ्लैट 40% ऑफ दे रहे हैं। इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड B40 इन ऑर्डर टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। इस बैच की खास बात है कि यहाँ पर लाइव क्लासेस, कोर्स वीडियो, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन, रेगुलर लाइव क्लासेस के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड वेरियस मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आप RBI ग्रेड बी 2023 के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल सही टाइम है एस्पिरेंट्स। अभी आप देखेंगे कि आपके पास कम से कम 10 से 12 महीने का समय है फॉर द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ RBI। तो आप अभी से अगर सपना देख रहे हैं तो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको तैयारी अपने हिसाब से करनी है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड
आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा अंदाज़ा हो जाए कि रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट्स फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।